हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं। और ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बट आज हम उन 5 जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बार बार बात होती है और वो इनिशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं। ठीक है, तो वो 5 केसेस के बारे में चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले हार्वे वर्सेस फेसी का केस मैंने चूज़ किया है। तो हार्वे वर्सेस फेसी का केस सबसे पहले तो ये जानिए ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ये इनविटेशन टू ट्रीट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, इनविटेशन टू ट्रीट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनविटेशन टू ट्रीट और ऑफर में डिफरेंस होता है। इनविटेशन टू ट्रीट मियरली इनविटेशन है कि आप जो दूसरी पार्टी के लिए कि वो ऑफर का क्रिएशन करें या ऑफर बनाएं। तो हार्वे वर्सेस फेसी के केस में यही होता है। हार्वे जो होता है वो प्लेंटिफ और फेसी डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ जो होता है वो डिफेंडेंट से बोलता है कि बम्पर हॉल पेन जो कि एक प्रॉपर्टी होती है फेसी के पास, मैं उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। ये टेलीग्राम में उसने 2 क्वेश्चन पूछा होता है कि बम्पर हॉल पेन जो है वो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप जो है वो मिनिमम प्राइस बताइए बम्पर हॉल पेन का। ठीक है, फर्स्ट टेलीग्राम कंसिस्टेड ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। अब क्या होता है, डिफेंडेंट जो है वो इस टेलीग्राम के रिप्लाई में कहता है कि द मिनिमम प्राइस जो है वो बम्पर हॉल पेन का कितना है, 900 पाउंड है। ठीक है, अब इसका रिप्लाई जो है वो प्लेंटिफ तीसरे टेलीग्राम से करता है और वहाँ पे ये बात कहते हैं कि मैं बम्पर हॉल पेन खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो ये 3 टेलीग्राम होता है। चलिए इसको अच्छे से एक बार, फर्स्ट टेलीग्राम में 2 चीज़ होता है, मिनिमम प्राइस, ठीक है, मिनिमम प्राइस एंड बम्पर हॉल पेन को, बम्पर हॉल पेन के बारे में परचेज करना चाहता है। ठीक है, ये प्लेंटिफ ने भेजा होता है फर्स्ट टेलीग्राम, करेक्ट। डिफेंडेंट जो है वो इस टेलीग्राम के उसमें जवाब देता है कि जो है 900 पाउंड का आपका जो है 900 पाउंड जो है वो उसका मिनिमम प्राइस है, करेक्ट। अब प्लेंटिफ बोलता है कि आई एम रेडी टू परचेज। डिफेंडेंट जो है इसके एवज में वो बम्पर हॉल पेन उसको नहीं बेचता है। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट के पास ये पॉइंट आता है और प्लेंटिफ केस फाइल करता है। तो ये चीज़ आता है कि जो फर्स्ट टेलीग्राम था कि बम्पर हॉल पेन खरीदना चाहता है और मिनिमम प्राइस के बारे में जो बताया है, इसको क्या रिगार्ड किया जाएगा। जो दूसरा टेलीग्राम है, जब डिफेंडेंट ने बोला 900 पाउंड का है, ठीक है, 900 पाउंड मिनिमम प्राइस है, तो उसको क्या रिगार्ड किया जाएगा। ठीक है, और प्लेंटिफ जो रेडी टू परचेज कह रहा है उसको क्या रिगार्ड किया जाएगा। ठीक है, क्या वो इनविटेशन टू ट्रीट है, क्या वो ऑफर है, एक्सेप्टेंस कब हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में कोर्ट के पास क्वेश्चन है। तो प्लेंटिफ का जो 2 क्वेश्चन का डिफेंडेंट ने दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, तो ये क्या, इसको एट बेस्ट क्या रिगार्ड किया जा सकता है, ये एट बेस्ट कुड बी रिगार्डेड एज अ म्योर इंक्वायरी। ठीक है, एक म्योर इंक्वायरी के बारे में ये कि आप खरीदना चाहते हैं और इसका मिनिमम प्राइस बताइए। ठीक है, इसको एट बेस्ट कहा जाता है कि ये इंक्वायरी क्रिएट कर रहा है, इंक्वायरी के बारे में, या फिर इनविटेशन टू ट्रीट है कि भाई मैंने आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ। अब जो यहाँ पे 900 पाउंड इन्होंने बताया, इसको क्या बोलेंगे, द मिनिमम प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन, ये इसको क्या कहेंगे, मिनिमम प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। इसको हम एट बेस्ट, यहाँ पे भी इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, एट बेस्ट दिस कुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज वॉट, दिस कुड बी रिगार्डेड एज एट बेस्ट कुड बी रिगार्डेड एज अ इन्विटेशन टू ट्रीट। यहाँ पे नेगोशिएशन की बात चल रही है, यहाँ ऑफर एक्सेप्टेंस की बात चल ही नहीं रही है। ऑफर प्लेंटिफ ने बनाया अब कि मैं रेडी टू परचेज हूँ 900 के लिए, तो इसका तो कभी एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। ऑफर का रियल क्रिएशन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हुआ था।
जिसका एक्सेप्टेंस डिफेंडेंट ने नहीं किया, इसीलिए देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट और फैसी जो है वो लायबल नहीं था कि वो हार्वे को कोई कॉम्पनसेशन दे या फिर स्पेसिफिकली वो घर जो है उसको बेचे। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। इस केस में ये किस चीज़ से रिलेटेड है कि ऑफर जो है वो एक्सेप्टर के नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑफर का नॉलेज ही नहीं है एक्सेप्टर को तो एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं होता है। तो ये केस देखते हैं। जो प्लेंटिफ होता है इस केस में, ठीक है, वो सर्वेंट है बेसिकली। तो एक मास्टर होता है, मास्टर जो है यहाँ पे मास्टर ने क्या बोला कि उसका नेफ्यू खो गया था, तो नेफ्यू को जो भी ढूंढेगा उसको रिवॉर्ड देगा। उसका सर्वेंट ये रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट से पहले ही उसके नेफ्यू को ढूंढने चला गया। उसको नेफ्यू मिल भी जाता है और वो वापस आता है तो उसको ये पता चलता है कि कोई रिवॉर्ड की भी अनाउंसमेंट हुई है। तो उस बेसिस पे उसने मास्टर से ये बोला कि क्योंकि वो नेफ्यू को खोज लिया है तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो मास्टर ने डिनाई किया, मास्टर ने अवार्ड नहीं दिया सर्वेंट को और सर्वेंट भी जो है वो केस फाइल करता है कि उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो बात जब कोर्ट में आई तो कोर्ट ने ये बात बताया कि यहाँ पे जब सर्वेंट ऑलरेडी नेफ्यू को खोजने निकल गया होता है तो उसके दिमाग में या उसके नॉलेज में वहाँ पे ऑफ़र तो आता ही नहीं है। उसने ऑलरेडी वो काम कर चुका होता है। ठीक है, नेफ्यू को ढूंढ के ला चुका होता है। उसके बाद उसके नॉलेज में आता है कि वो ऑफ़र क्या था, इसीलिए उसके बाद एक्सेप्टेंस होने का सवाल है ही नहीं। तो यहाँ पे कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है क्योंकि ऑफर का नॉलेज एक्सेप्टर को था ही नहीं या उस पर्सन को नहीं था। जिस पर्सन जैसे पर्टिकुलरली सर्वेंट जो बोल रहा है कि उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो सर्वेंट को इस बारे में नॉलेज पहले से प्रीवियस नॉलेज नहीं था कि रिवॉर्ड के बारे में बताया गया है, इसीलिए कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता समझ गए। अब हैरिस वर्सेस निकर्सन, ये केस जो है वो ऑक्शन सेल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑक्शन सेल को भी जो हम बिड देते हैं ऑक्शन में उसको क्या बोलते हैं, और जो टेंडर होता है कि भाई आप अपने बिड को सबमिट करो वो क्या कहलाता है। तो उस टेंडर को हम क्या बोलते हैं, टेंडर टू बिड इज नोन एज इन्विटेशन टू ट्रीट। ठीक है, जो भी हम लोग उसमें बिड देते हैं वो हमारी तरफ से ऑफर होता है। अब ये जो ऑक्शनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से बिड को एक्सेप्ट करे। ठीक है, और जिस भी किसी बिड को वो एक्सेप्ट करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, हैरिस वर्सेस निकर्सन के केस में कि इसी तरीके का एक टेंडर आता है और जो पर्सन है, प्लेंटिफ है, वो जो है अपने जो जहाँ से प्लेस ऑफ रेसिडेंस से उस पर्टिकुलर प्लेस तक ट्रेवल करके जाता है। ट्रेवल करने के दौरान उसको कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं और वहाँ जाके उसको पता चलता है, जहाँ पे ऑक्शन सेल के बारे में बात की गई थी कि वहाँ होने वाला है, वहाँ जाके पता चलता है कि वो ऑक्शन जो है वो कैंसिल हो चुका है। ऐसे कंडीशन में जो प्लेंटिफ है वो ऑक्शनर से ये बोलता है कि क्योंकि उसने ट्रेवल एक्सपेंसेस और सारी एक्सपेंसेस की हैं और उसको वहाँ से प्लेस ऑफ रेसिडेंस से ऑक्शन के प्लेस पे आना पड़ा है, तो वो सारे ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑक्शनर को देना पड़ेगा। तो कोर्ट इस बात को बोलती है कि क्योंकि टेंडर टू बिड इज म्योरली एन इन्विटेशन टू ट्रीट, इसको इन्विटेशन टू ट्रीट मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑक्शनर जो है आपको लायबल नहीं है कि आप एक्सपेंसेस दो, क्योंकि आप ऑफर बना रहे हैं, आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, रादर आप जो है वो ऑफर को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए कोई बाइंडिंग रिलेशन तो हुआ ही नहीं है। वैसे केस में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो ऑक्शनर देने के लिए लायबल नहीं है। तो ये केस था आपका हैरिस वर्सेस निकर्सन। मोहिरे बीवी वर्सेस धर्मोदास के गोस बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट को लेके, और इस केस में सबसे पहली बार ये बताया गया कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है। तो इनिशियली ऐसा कई बार बहुत सारे जजमेंट्स थे जिसमें कई बार ये बताया गया कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कई बार ये कहा गया कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस केस में सबसे पहली बार ये बताया गया कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है। अब इसके बारे में समझिए कि इस केस में क्या था। तो इस केस में जो है माइनर ने अपने एज को मिसरिप्रेजेंट करते हुए मॉर्टगेज किया होता है प्रॉपर्टी को।
ठीक है, उसने जो है पर्टिकुलर लोन अमाउंट लिया होता है। तो वैसे कंडीशन में धर्मोदास घोष जो होते हैं उन्होंने क्या, वो जो जिन्होंने मॉर्गेज अमाउंट उनको एडवांस किया होता है उनको ऑलरेडी माइनर के एज के बारे में पता होता है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन उनको होती है, लेकिन तभी भी उन्होंने उसकी मदद की होती है और लोन अमाउंट दिया होता है। बाद में वो केस फाइल करते हैं और केस में ये बताते हैं, ये उनका प्ली है कि माइनर जो है जिसने मॉर्गेज अमाउंट लिया है उसको क्योंकि उसने मिसरिप्रेजेंट किया है तो लॉ ऑफ एस्टॉपल वर्क करना चाहिए। और दूसरा जो उनका कंटेंशन था कि 60 या तो अगर एस्टॉपल वर्क नहीं भी किया तो वो अमाउंट जो मॉर्गेज अमाउंट माइनर को मिला है वो अमाउंट जो है वो पर्सन को वापस दे देना चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिट है जो उसको वो अक्रू किया है। अगर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी है तो भी 64 या 65 के तहत, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो 64 के तहत, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो 65 के तहत उसको जो है जो भी बेनिफिट अक्रू किया है उसको वापस दे देना चाहिए माइनर को। तो कोर्ट जो है पहला बात कि एस्टॉपल वर्क करेगा कि नहीं इसके ऊपर वो ज़्यादा डील करती ही नहीं है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि एस्टॉपल वर्क नहीं करता है अगर सामने वाली पार्टी को सच्चाई के बारे में पता होता है। इस केस में भी वही था कि एस्टॉपल जो है वो वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सामने वाली पार्टी को तो माइनर के एज के बारे में पता ही था, ठीक है। तो कोर्ट बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करती है। लेकिन लेटर ऑन मैं बताऊँ, लाहौर हाई कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स जो हैं, इंडिया के डिफरेंट हाई कोर्ट्स जो हैं वो इस बारे में डील करते हैं और ये सामने आती है बात कि मिसरिप्रेजेंटेशन भी है। अगर माइनर ने मिसरिप्रेजेंट किया है और सामने वाली पार्टी को नहीं भी पता है तो भी इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ ऑफ एस्टॉपल वर्क नहीं करेगा। लॉ ऑफ एस्टॉपल क्यों नहीं वर्क करेगा? लाहौर हाई कोर्ट के हिसाब से लॉ ऑफ एस्टॉपल इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि एविडेंस लॉ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट उसका एक स्पेशल एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर प्रिवेल करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत क्या है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। तो इसीलिए लॉ ऑफ एविडेंस जो है यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइमरी लॉ है और स्पेशल इनैक्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन प्रिवेल करेगा, ऐसा लाहौर हाई कोर्ट का कहना है। दूसरे हाई कोर्ट जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, उनका कहना है कि लॉ ऑफ एस्टॉपल अगर वर्क करेगा तो इनएविटेबली जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कुड बी कॉल्ड वॉइड एब इनिशियो, इसका कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ एस्टॉपल कोई भी एक्ट, कोई भी स्टैट्यूट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकता है, ऐसा जो है डिफरेंट हाई कोर्ट्स का कहना है। अब ये तो लॉ ऑफ एस्टॉपल की बात हो गई। जो दूसरा कंटेंशन था इस केस में वो ये था कि जो भी अमाउंट अक्रू किया गया है 64 और 65 के तहत उसको बेनिफिट जो है वो वापस कर दिया जाना चाहिए, जिसने उसको मॉर्गेज अमाउंट दिया था, ठीक है, एडवांस किया था लोन, उसको बेनिफिट जो है वो वापस मिल जाना चाहिए। इसके बारे में कोर्ट कहती है कि 64 के अंदर इसलिए बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। 65 के अंदर इसलिए बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो इस कंडीशन में भी प्लेंटिफ को पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब क्या होता है कि लॉ कमीशन इसके बारे में बात करती है और लॉ कमीशन ये सजेस्ट करती है कि 65 का एक अपेंडिक्स होना चाहिए, एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए जिसमें माइनर्स के इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हुए ये बताना चाहिए कि माइनर ने जो बेनिफिट अक्रू किया है या लिया है उसको वापस कर देना चाहिए। लेकिन आज तक इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। ऑल्दो नेसेसरीज़ के बारे में आपको बता दूं कि 68 में कोई भी नेसेसरीज़ अगर प्रोवाइड कर रहे हो माइनर को तो वो जो है वो वापस किया जा सकता है। उसका प्रॉपर्टी जो है, माइनर का प्रॉपर्टी वो लायबल है। माइनर खुद तो पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रखता है, रादर उसका प्रॉपर्टी से ये एक्सपेंसेस लिया जा सकता है। तो ये भी बात खत्म हो गई कि 64 और 65 का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका केस मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का। अब देखिए बैलफोर वर्सेस बैलफोर के केस पे आते हैं। बैलफोर वर्सेस बैलफोर का केस जो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से रिलेटेड है और इस केस में ये बात कही गई है कि म्योर सोशल अग्रीमेंट डज नॉट लीड टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस।
अगर कोई डोमेस्टिक अरेंजमेंट है या फिर कोई ऐसा रिलेशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा सोशल अग्रीमेंट है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं अपने किसी फ्रेंड को डिनर के लिए इनवाइट किया है मैंने और मैं डिनर नहीं बनाती हूँ, तो वैसे केस में मेरा फ्रेंड जो है वो सिर्फ इस बात के लिए कि मैंने डिनर नहीं बनाया है वो मुझ पे केस नहीं कर सकता है। तो ये मेरा सोशल अग्रीमेंट है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं था कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में इंटर करो, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस केस में भी बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये अग्रीमेंट होता है। हस्बैंड जो है वो सिलोन जा रहा होता है अपने जॉब के सिलसिले में, और वाइफ को क्योंकि ट्रेवलिंग करने के लिए अलाउ नहीं होता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, वो इंग्लैंड में ही स्टे करती है। अब उन दोनों के बीच में कुछ अग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में ये बात हुई कि आप जो है मुझे मंथली इतने पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो अलाउंस के तौर पे देंगे, और कुछ ज्वेलरी वगैरह उसने बोला था कि हस्बैंड जो है वो लेके आएगा। इस केस में ये बात कही गई कि क्योंकि इंटेंशन नहीं था दोनों के बीच में कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में इंटर करे, तो इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म नहीं लेगा और हस्बैंड जो है वो लायबल नहीं डिक्लेयर किया गया जब वो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दिया अपनी वाइफ को। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट 5 केसेस थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैं ट्राई करते रहूँगी कि न्यू चीज़ें जो है आपके मेंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं लाते रहूँ, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस में है, तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।